आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। और आप सब लोगों की ऊर्जा साथ ही कमेंट सेक्शन में दिखनी चाहिए कि हाँ एकदम बढ़िया है। कम से कम एक सब तो लिख दो जी, बढ़िया है। तो दोस्त हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर। हमेशा आप सब लोगों के ऊपर ये विश्वास मैं रखूंगा कि आप पिछले सेशन को जरूर रिवाइज करते रहेंगे जब जब आपको समय मिलेगा, क्योंकि साथ ही जीएस में एक बेहतर पकड़ बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा कंटेंट और साथ में उसका एक अच्छा सा रिवीजन। इसके अलावा कोई और कुंजी नहीं है साथ ही इसमें अपने स्कोर को बूस्ट करने की। सिर्फ इन दो चीज़ों पर अपना फोकस रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो आज की क्लास में हम आपसे पूछेंगे पिछली क्लास के 5 क्वेश्चन जो दर्शाएंगे कि आपका रिवीजन कितना अच्छा है। रेलवे, सुमन, तितली तितली, सचिन, सावन, पायल, संगम, जेके सिंह, कुलसुम, दिल्ली पुलिस, खुशबी, नवीन शर का, चंचल मीना, मोनिका ओझा, ज्योति, प्रिंस, विक्की, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। तो सदनाम पी बालाकृष्णन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो साथी उनका संबंध है आपका कथकली से। NW100 यानी कि नेशनल वाटरवे 100 किस रिवर पर है? तो वो तापी रिवर पर है। और अनगार्डेड पुस्तक किसकी है? तो ये मिताली राज की है। किसकी है? ये मिताली राज की बुक है। मिताली राज की बुक है। और संविधान की जो साथी आपका तदर्थ झंडा समिति थी यानी कि एडहॉक फ्लैग कमेटी, इसके राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे। कौन थे इसके? राजेंद्र प्रसाद इसके साथी आपका चेयरमैन थे। और तीसरा, अंगल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो मैं आपसे पूछूं अंग्रेजों और मैसूर के बीच में कितने युद्ध हुए थे? तो आप कहोगे भैया अंग्रेजों और मैसूर के बीच में युद्ध हुए थे 1769 तक पहला युद्ध हुआ था। 1780 से 84 दूसरा आपका साथी मंगलौर ट्रीटी के बाद में खत्म हुआ था। तीसरा 1790 से 92, तो ये यहाँ पर तीसरा वॉर खत्म हुआ था जिसमें हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि, जिसमें साथी टीपू को अपना क्या है आधा राज्य देना पड़ा था और साथ में 3 करोड़ रुपए देने पड़े थे। और चौथा हुआ था 1799 में, इसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। तीसरा किससे खत्म हुआ है? श्रीरंगपट्टनम, बहुत पूछा जाता है। और दूसरा किससे खत्म हुआ था? मैंगलोर ट्रीटी से आपका खत्म हुआ था, मैंगलोर संधि से, यानी कि इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मंगलौर कहा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार स्कोर बता दें। नवीन भैया का स्कोर 4 है, देवा का स्कोर 4 है, प्रतिभा यादव जी 5 पर हैं, खुशबू सिंह 5 पर हैं, आंचल 5 पर हैं, नीतू प्रजापति 5 पर हैं। बहुत स्वागत है सारे साथियों का। हम सब कर दीजिए, एकदम से तैयार हो जाइए। जिस स्थिति में है एकदम तन के बैठिए, लेट के कोई नहीं पढ़ेगा। बहुत सा ऐसे लेट के प्रैक्टिस सेट देखता रहता है ना। एकदम से तन के बैठ जाना है। कॉपी पेन आपके हाथ में होने चाहिए हमेशा। तो शुरू करते हैं और स्क्रीन को खुद से दूर रखें। मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किया जाने वाला मुख्य ताल वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा साथी परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है जो कि साथी आपका मोहिनी अट्टम में इस्तेमाल होता है? पहले बताइए मोहिनी अट्टम किस स्टेट में होता है? तो केरला में होता है और इसमें प्रयोग होता है आपका इडक्का का। इडक्का के साथ में इसमें किस किस का प्रयोग होता है? मृदंगम का इस्तेमाल होता है। किसका? मृदंगम का इस्तेमाल इसमें होता है। फ्लैगोट जो होती है आपका, बांसुरी का इस्तेमाल इसमें होता है। और वीणा का इस्तेमाल इसमें होता है। किसका? वीणा का। ये सभी किसमें इसके प्रयोग होने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। मोहिनीअट्टम की हम बात करते हैं साथी, कहाँ का है? केरला का है। मुझे बताओ जो केरल में साड़ी पहनी जाती है, कौन से प्रकार का इसमें वस्त्र पहना जाता है? तो केरला में पहनी जाती है मोहिनीअट्टम में कसावू साड़ी। कौन सी साड़ी? कसावू साड़ी इसमें पहनी जाती है। कौन सी लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल होती है? कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है? तो मणि प्रबलम भाषा का इस्तेमाल होता है। कौन सी? मणि प्रबलम लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल होता है। और कौन सी पुस्तक इसके बारे में बताती है? किसके बारे में? मोहिनीअट्टम के बारे में। तो वो पुस्तक है आपकी व्यवहार माला। कौन सी? व्यवहार माला पुस्तक है। इस डांस की हम बात करें तो इसको सोलो वुमेन डांस कहा जाता है, यानी कि एकल महिला, अकेली महिला इसको करती है, सोलो वुमेन। ठीक है। और साथ में इसका जिक्र मिलता है हमको नाट्य शास्त्र में। इसमें नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र कहता है ये कैसी शैली है? तो ये लास्य स्टाइल है। कैसी? लास्य स्टाइल इसको कहता है आपका कौन? नाट्य शास्त्र। अब मुझे बताएंगे कि नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। पंचम वेद भी इसको कहा जाता है। तो नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? तो भरत मुनि ने लिखा है। किसने? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने, भरत मुनि ने इसको लिखा है। अब हम पूछेंगे, मुझे बताएंगे कि जो मोहिनी अट्टम है वो कौन से भगवान जी को समर्पित है? तो मोहिनी, मोहिनी का इसमें मतलब होता है सुंदर स्त्री। तो कौन से भगवान जी ने सुंदर स्त्री का रूप धारण करके भस्मासुर का वध किया था? बताओ।
तो मोहिनी इसमें होता है कि एक आपका प्रिटी वुमेन को कहा जाता है, सुंदर स्त्री को कहा जाता है इसमें मोहिनी। अगर आपसे पूछे इसमें अट्टम का क्या अर्थ होता है, अट्टम का क्या मतलब है, तो अट्टम का मतलब होता है डांस। तो ये क्या हो गया, ये रूप धारण किया था भगवान विष्णु ने। कौन थे, गॉड विष्णु। भगवान विष्णु का जो साथी आपका फीमेल इनकारनेशन है, यानी कि उनका जो स्त्री अवतार है, क्या बोलेंगे, उनका जो स्त्री रूप था उसको कहा जाता है। इसीलिए वो एक जादूगर का, जादू का काम उसने किया था डांस ने, तो इसको बोलते हैं जादूगरनी का नृत्य, यानी कि डांस ऑफ सोरेसेस। डांस ऑफ सोरेसेस, जादूगरनी का नृत्य किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे भैया मोहिनी अट्टम को कहा जाता है। मुझे बताओ मोहिनी अट्टम डांस को परफॉर्म करते टाइम कौन से फ्लावर्स को धारण किया जाता है, कौन से फ्लावर्स लगाए जाते हैं, तो आप कहेंगे भैया जास्मीन फ्लावर्स अर्थात चमेली के फूलों का इस्तेमाल होता है। किसका होता है, चमेली के फूल का इस्तेमाल होता है, चमेली के फूल इसमें इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जास्मीन फ्लावर्स का इसमें यूज होता है। अब हम आपसे पूछेंगे, मुझे बताओ, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि आपका मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली महिला कौन है। क्या बोलेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा, मोहिनी अट्टम में मास्टर किसने किया है, मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री इन, मास्टर डिग्री इन, मास्टर डिग्री इन मोहिनी अट्टम, तो ये किसको मिली है, तो डॉक्टर सुनंदा नायर को मिली है। किसको, डॉक्टर सुनंदा नायर हैं, डॉक्टर सुनंदा नायर हैं। अब बताएंगे हु इज द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, हु इज द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम की जननी किसको कहा जाता है, मदर ऑफ मोहिनी अट्टम किसको कहा जाता है, तो मोहिनी अट्टम की जो जननी है वो है साथी आपका, क्या बोलेंगे, के कल्याणी कुट्टी अम्मा, के कल्याणी कुट्टी अम्मा को कहा जाता है, के कल्याणी कुट्टी अम्मा को कहा जाता है, अम्मा को कहा जाता है। एक याद रखना है नाम आपको, पल्लवी कृष्णन का। किसका, पल्लवी कृष्णन। कब चर्चित हुई थी पल्लवी कृष्णन, जब इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी 2023, 2023। और एक नाम याद रख लेना, अक्षरा एम दास। क्या, अक्षरा एम दास को याद रखना है। और अक्षरा एम दास जो है साथी, उनको मिला था बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2022, 2022। कितने साथी बता सकते हैं मोहिनी अट्टम के कितने रूप हैं, मोहिनी अट्टम के कितने रूप हैं, तो आंसर आना चाहिए मोहिनी अट्टम के भैया 3 रूप होते हैं। कौन से 3 रूप होते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी है, या फिर आपका न्यूयॉर्क है, या फिर लंदन है, या फिर पेरिस है। पेरिस। कब बना था यूनेस्को, और बहुत सारे साथी जो है यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखेंगे, एक एक लेटर, यू क्या होता है, एन क्या होता है, कोई एक लेटर चुन के आप लिख दो उसका फुल फॉर्म जो आप जानते हो। तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं भैया यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, एजुकेशनल, एजुकेशनल एंड एजुकेशनल एंड SCIENC साइंटिफिकल, सॉरी इसको बोलेंगे हम एजुकेशनल एंड साइंटिफिक, सिर्फ साइंटिफिक, SCINNTI, साइंटिफिक, साइंटिफिक, साइंटिफिक कल्चरल, कल्चरल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो पेरिस में है। कब बना था यूनेस्को, तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई है साथ ही इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था वो हुआ था 16 नवंबर 1945 को। और भारत इससे कब जुड़ा था, भारत इससे कब जुड़ा बताएं फटाफट से, तो भारत जुड़ा यूनेस्को से 1946 में, 1946 में, 1946 में। अब आप मुझे बताओ यूनेस्को के दुनिया भर में साइट हैं, आप जानते हैं, हाँ जी, तो वह कौन सा कंट्री है जिसमें यूनेस्को का सबसे ज़्यादा साइट है, यूनेस्को के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर हैं, यूनेस्को के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा जो साथी साइट हैं या स्थल हम कहें, तो सबसे ज़्यादा जो साइट्स हैं इसका यूनेस्को का वो है इटली में, इटली में। इटली में कितनी साइट हैं इसकी, 60 साइट हैं। अगर मैं आपसे पूछूं यूनेस्को की भारत में कितनी साइट हैं, भारत में टोटल कितनी साइट हैं यूनेस्को की, जिनको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब होता है विश्व विरासत स्थल। सारे साथियों ने बताया भैया 43 हैं। तो भारत में कितनी साइट हैं, 43 साइट हैं, 43 साइट है। अब मुझे बताएंगे 43 साइट किस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं, तो 43 साइट को हम बांटते हैं कैसे, 35 तो इसमें है सांस्कृतिक अर्थात आपका कल्चरल साइट्स हैं,
और अगर हम बात करें 7 कैसी हैं इसमें, तो 7 नेचुरल हैं अर्थात प्राकृतिक हैं, और एक क्या है आपका मिक्स्ड है। इस तरह से आपका मिक्स्ड बोले तो मिश्रित है, मिश्रित है। ठीक है, हम सब करके बताएं इंग्लिश वाले बच्चे, जो मैं बोलता हूँ उसके साथ में आप कंफर्टेबल है ना, कंफर्टेबल है ना, थम्स अप करके बता देना। ठीक है, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल आपका, और आपका क्या बोलेंगे कल्चरल साइट है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि एकमात्र मिश्रित स्थल यूनेस्को का कौन सा है, एकमात्र मिश्रित स्थल यूनेस्को का कौन सा है। तो एक मिक्स्ड है आपका कौन, कंचनजंगा। कौन है जो एक मिक्स्ड है, उसका नाम है कंचनजंगा। तो क्वेश्चन ये बनेगा कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, तो कंचनजंगा है आपका कहाँ पर, सिक्किम में। और कब इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था, तो लिखना 2016 में इसको बनाया गया था, 2016 में इसको बनाया गया था। जब साथ ही हम हेरिटेज साइट की बात करते हैं, तो भारत का पहला यूनेस्को स्थल कौन सा है, भारत का इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को साइट, इंडिया का पहला जो साथी स्थल है यूनेस्को का, पहला स्थल जो साथी आपका यूनेस्को का है वो कौन सा है। तो आपका आंसर आएगा भैया सबसे पहला है आगरा का किला। कौन सा, आगरा का किला, जो कि किस वर्ष में, वर्ष आप बताएं, तो वर्ष है 1983। ठीक है, और दूसरा कौन सा साइट है आपका, वो है ताजमहल। ताजमहल, ताजमहल किस वर्ष का है, तो ताजमहल भी 1983। ये 5-6 ही हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। जैसे एक है इसमें आपका क्या बोलेंगे, एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा, ये कहाँ पर हैं बताओ, किस राज्य में अजंता और एलोरा, तो ये भी 1983। तो ये 4 स्थल थे जो 1983 में सबसे पहले चिन्हित किए गए थे। और एलोरा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अजंता कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। मुझे बताइए ये महाराष्ट्र के किस जिले में है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या कहेंगे भैया, औरंगाबाद में है। औरंगाबाद जिसका नाम बदल के अभी क्या हो गया है आपका, संभाजी नगर हो गया है। अन्य चर्चित हम आपसे पूछें साथी, यहाँ पर अन्य चर्चित यदि हम आपसे पूछें, जैसे कि मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पर, काजीरंगा को, काजीरंगा को कब चिन्हित किया गया था, तो आप कहेंगे काजीरंगा को भैया आपका 1985 में। काजीरंगा कहाँ पर है, असम में है। असम में नेशनल पार्क है, किसके लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए है। सांची बताइए, सांची को कब चिन्हित किया गया था आपका, सांची को, सांची से पहले तो और भी हुए, सांची से पहले इंपॉर्टेंट है आपका हम्पी का स्मारक। हम्पी कहाँ पर है, जगह आप बताएं। 1986 में हम्पी है भैया कर्नाटक में। और हम्पी कितने रुपए के नोट पर साइन के रूप में है, ये आपको बताना है। कितने रुपए के नोट पर साइन के रूप में हम्पी, आपसे पूछ ले जैसे कि काजीरंगा हो गया, हम्पी हो गया। इसके बाद में खजुराहो बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ जो चंदेल शासकों ने बनवाए थे, खजुराहो कहाँ पर है, ये आपका 1986 में चिन्हित हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, हम्पी है आपका कर्नाटक में, और कितने साथियों ने बताया कितने रुपए के नोट पर है भैया, 50 रुपए के नोट पर है। कितने पर, 50 रुपए के, 50 रुपए के नोट पर है। तो फिर 200 रुपए के नोट पर क्या है, खजुराहो एमपी, ये बनाए थे आपका मध्य प्रदेश में। किसने, चंदेल शासकों ने। किसने बनवाया था इनको, चंदेल शासकों ने, चंदेल शासकों ने इनको बनवाया था। ये हमको पता होने चाहिए हमेशा। नेक्स्ट है, अब एक क्वेश्चन पूछेंगे, चलो ये हेडक्वार्टर से क्वेश्चन था ना, कुछ हेडक्वार्टर आपसे पूछते हैं, मुझे बताना। एडीबी जिसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, सिर्फ हेडक्वार्टर लिखना मैं समझ जाऊंगा, बाकी चीजें आप जानते हो। एडीबी का बताओ मुझे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एक बताओ। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। यूनाइटेड नेशंस फॉर चिल्ड्रंस फंड यानी कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको बताना है। किसका, यूनिसेफ का। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आप बताएं। तो आपको हेडक्वार्टर बताने हैं सारे। तो एडीबी का कहाँ पर है, वो मनीला में। मनीला कहाँ पर पड़ता है, फिलीपींस में। ILO का कहाँ पर है, जेनेवा। देखो लेबर क्या करता है, लेबर पूरे दिन मेहनत करता है, जानलेवा काम करता है। IMF का कहाँ पर है, ये है आपका वॉशिंगटन में। क्या बोलोगे, वॉशिंग मशीन में कहीं भैया मुद्रा तो नहीं धो दी है, मनी। ठीक है, संघाई का कहाँ पर है, संघाई तो आपका चाइना से याद रखना, संघाई में ना होकर के बीजिंग में है। ठीक है, बीजिंग में। यूनिसेफ का कहाँ पर है आपका, न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में।
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का न्यूयॉर्क में। अंकटाड और WHO दोनों का कहाँ पर है? जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन संघाई सहयोग संगठन, यूनाइटेड नेशंस फॉर आपका किसके लिए बोलेंगे? चिल्ड्रंस फंड, किसके लिए कोष है? संयुक्त राष्ट्र आपका बाल कोष इसको कहते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलेंगे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार बताएं। आंसर करेंगे, दो शिकायतें नहीं करनी है सर जी, छोटा लिखिए, मोटा लिखिए, तेज बोलिए, बड़ा बोलिए, आपको कॉपरेट करना है। अगर आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो जो सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको बोला वाला नहीं सुनाई आ रहा है तो फिर आप ये देखिए मैं लिख क्या रहा हूँ। हमेशा शिकायतें नहीं लिखनी। एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो, भैया हमेशा पढ़ूंगा, कोई शिकायत नहीं करूंगा। कंप्लेंट्स पर जब आपका ध्यान जाता है तब आपका ध्यान भटकता है, और आपके टारगेट को साथी अगर दुनिया में कोई चीज़ अचीव करने से रोकेगी तो वो है आपकी शिकायतें। जिस दिन आप शिकायतें करना बंद कर देंगे उस दिन आप अपने लक्ष्य की तरफ बहुत अधिक ज़्यादा समर्पित हो जाएंगे और आप अपने लक्ष्य को कम समय में पा पाएंगे। ये मेरा आप सब लोगों को निर्देश है और ये होता है, इसको देखना आप। तो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ। भैया ज्ञानपीठ कब शुरू हुआ था बताओ? ज्ञानपीठ 1961 में तो स्थापित हुआ था। कितने रुपए दिए जाते हैं ज्ञानपीठ में? तो इस्टेब्लिश हुआ 1961 में। फर्स्ट टाइम ये जो गिवन हुआ पहली बार दिया गया 1965 में, पहली बार ये दिया गया। तो पहली बार जब ये दिया गया तो किसको दिया गया बताओ? पहली बार दिया गया तो पहली बार किसको दिया गया था? तो पहली बार दिया गया था ये जी शंकर कुरूप को, जो किस भाषा के आपका लेखक थे? तो जी शंकर कुरूप थे मलयालम भाषा के। और मलयालम मैंने आपको बताइए कहाँ पर बोली जाती है? बताएं, केरला में बोली जाती है। और इनकी जो रचना थी उसका नाम था आडा कुजाई। क्या? आडा कुजाई इनकी रचना का नाम था, आडा कुजाई। आडा कुजाई। तो ये पहले व्यक्ति बने थे, पहले व्यक्ति। अगर मैं पूछूं पहली महिला कौन है जिन्होंने ज्ञानपीठ पाया? पहली महिला, तो पहली महिला है आपका 1976 में, उनका नाम है आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी किस भाषा की? आशापूर्णा देवी किस भाषा की लेखिका थी? तो ये बांग्ला भाषा से इनका संबंध था। क्या बोलेंगे? कभी भी पूछ लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनकी रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति, वो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन पहला नाम पूछ लेगा। मुझे बताओ हिंदी के लिए पहले कौन है? हिंदी के लिए पहले व्यक्ति कौन है? फर्स्ट पर्सन फॉर हिंदी, हिंदी के लिए पहले व्यक्ति थे आपके, क्या बोलोगे? सुमित्रा नंदन पंत। कितने दोस्त बताएंगे कि भैया आजकल जो एसएससी है ना, आजकल जो एसएससी है वो हिंदी की रचना भी खूब पूछता है। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, इन सब की रचना पूछ लेता है। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन बताएगा? सुमित्रा नंदन पंत की रचना वो बताएंगे आपका कौन सी है? चिदम्बरा पुस्तक है इनकी, चिदम्बरा पुस्तक, जो एग्जाम्स में खूब पूछी जाती है, चिदम्बरा पुस्तक। हिंदी के लिए पहली महिला कौन है बताएं? हिंदी के लिए पहली महिला, हिंदी के लिए जो पहली महिला थी जिन्होंने ज्ञानपीठ पाया, पहली महिला ज्ञानपीठ पाने वाली, तो वो थी आपका, आप कहेंगे भैया वो है हमारी कौन? उनका नाम है महादेवी वर्मा। और किस रचना के लिए पाया था महादेवी वर्मा जी ने? तो महादेवी वर्मा जी ने पाया 1982 में आपका किसके लिए? यामा पुस्तक के लिए। किसके लिए? यामा बुक के लिए उनको दिया गया था। अभी हाल ही में साथी आपका 59वां ज्ञानपीठ दिया गया है। 59वां जो ज्ञानपीठ दिया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए, क्योंकि ये दिया गया है 2025 में। किसको मिला है? हिंदी के लेखक हैं और कुल मिलाकर के 12वें लेखक बने हैं विनोद कुमार शुक्ला। कितने कौन से नंबर के लेखक बने हैं? 12वें लेखक हुए हैं हिंदी भाषा में। विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है, विनोद कुमार शुक्ला जी को। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ज्ञानपीठ में जो राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है? तो इसमें 11 लाख रुपए मिलते हैं, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और माँ सरस्वती देवी अर्थात वाग्देवी की प्रतिमा मिलती है। ओके, आपका ये तो राशि हो गई। अब बताओ कितनी भाषाओं में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो भाषा हैं जो हमारी 8th स्केड्यूल में बताई गई हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं दोस्त? संख्या लिखिए उनका। 22 भाषाओं के लिए इसको दिया जाता है, 22 भाषाओं के लिए। लेकिन क्या अंग्रेजी 22 भाषाओं में शामिल है? मुझे बताइए।
सारे साथियों का अपने घर बैठे हुए जवाब आए यस और नो, तो आप कहेंगे भैया 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है, लेकिन एक बार अंग्रेजी के लिए भी ज्ञानपीठ दिया जा चुका है, वो एक्सेप्शन केस है 2018 का, इसीलिए तो एसएससी पूछती है द शैडो लाइंस किसकी रचना है, तो आप कहेंगे शैडो लाइंस अमिताभ घोष की रचना है। किसकी रचना है? शैडो लाइंस। उसको भी 2018 में इंग्लिश के लिए मिल चुका है। क्या बोलेंगे? शैडो लाइंस को। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू किए गए थे? तो याद रख लेना, इनकी स्थापना हुई थी, इनको स्थापित किया गया था साथी 1954 में, और पहली बार ये जो दिए गए थे 1955 में दिए गए। 1955 में ये दिए जाने शुरू हुए थे। व्यास सम्मान को कब स्थापित किया गया था? 1991 में। कबीर पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो 1986 से 87 में स्थापित हुए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कबीर जो साथी आपका पुरस्कार है वो किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो एमपी गवर्नमेंट इसको देती है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। भारत का पहला 14 लेन का महामार्ग एक्सप्रेसवे कौन सा है? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है? नहीं जी। गंगा एक्सप्रेसवे है? नहीं जी। क्या आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है? भैया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, जो कि आपका कब 2021 में शुरू हुआ था। कब? 2021 में शुरू हुआ था। इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है 96 किलोमीटर। कितनी? 96 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, अब मुझे आप कुछ बताओ कि भारत में साथी, भारत में एक चला था आपका स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, कितने शहरों को जोड़ने के लिए? जो क्या बोलोगे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल साथी जो आपका स्कीम चली भारत में, परियोजना चली, वो कितने शहरों को जोड़ने के लिए चली? तो आप कहेंगे 1999 में शुरू हुई ये योजना, जो कि 2012 में पूरी हुई थी। कब? 2012 में ये पूर्ण हुई थी, और ये भारत के 4 शहरों को जोड़ने के लिए। वो कौन कौन से थे? 4 शहर। एक दिल्ली को मुंबई से, और मुंबई को चेन्नई से, और इधर कोलकाता से जोड़ना था। किसको? दिल्ली को जोड़ना था आपका, दिल्ली मुंबई आपका साथी चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने के लिए। और कितनी लेंथ है इसकी, कौन साथी बताएगा? इसकी लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी हर परीक्षा में लगभग पूछता है। तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ये है 5846 किलोमीटर का। कितने का? 5846 किलोमीटर का है। मुझे बताओ साथी कुछ फैक्ट, जैसे मैं आपसे पूछ लूं सबसे लंबा आपका नेशनल हाईवे हमारे देश का कौन सा है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा सड़कें हैं? किस राज्य में? ये अच्छा फैक्ट बनेगा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? मुझे बताओ। यहाँ पर हम बोल सकते हैं सर्वाधिक पक्की सड़कें, जो सर्वाधिक पक्की सड़कें हैं वो कहाँ पर हैं? सर्वाधिक साथी जो आपका पक्की सड़कें हैं वो किस स्टेट में है? तो किस स्टेट में है? वो आपका महाराष्ट्र में है। क्या बोलोगे? महाराष्ट्र में। पहला फैक्ट ये बनेगा। दूसरा फैक्ट बनेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे वो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है? तो तब भी आंसर होगा हमारा महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में 18,000 किलोमीटर के का मतलब यहाँ पर हजार है, 18,000 किलोमीटर के करीब में है। ठीक है, मुझे बताएंगे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? बताओ, भारत की सबसे ऊंची सड़क आप मुझे बताएं। भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची जो सड़क है उसका क्या नाम है? तो भारत की सबसे ऊंची सड़क है साथी आपका उमलिंगला पास। क्या बोलोगे? उमलिंगला पास दर्रे के पास में, लद्दाख में, और ये है 19,300 फीट की ऊंचाई पर। 19,300 फीट की ऊंचाई पर, ये हमको पता होना चाहिए। ओके, आगे आइए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत अधिक है? यानी कि जो वुमेन लिटरेसी रेट है वो सबसे ज्यादा है। महिला साक्षरता बोलेंगे। टीलू मैथमेटिशियन कह रहे हैं प्लीज चेक फैक्ट, ज्ञानपीठ 22+2+ इंग्लिश प्लस राजधानी। नहीं साथी, राजस्थानी कह रहे हैं। वो साथी साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 तो 8वीं अनुसूची की और राजस्थानी और अंग्रेजी के लिए दिया जाता है, ज्ञानपीठ नहीं दिया जाता है। ओके, आप उसको फैक्ट को चेक कर लिया करो। मैंने क्या कहा, आपको लिखना नहीं है, उसको आपको वेरीफाई कर लेना, आपको देख लेना है। सर पूरी नायक सीरीज आपके साथ ही कंप्लीट करेंगे। महेंद्र सिंह जी, बहुत शाबाश। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो लक्षद्वीप में है क्या? हाँ जी भैया, एकदम से ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और याद रखना, लक्षद्वीप एक ऐसा स्टेट है जिसका यूटी में प्रथम स्थान है।
यूटी में इसका प्रथम स्थान है आपका टोटल लिटरेसी में। टोटल लिटरेसी में भी कौन है, तो यूटी है, क्योंकि यूटी में जो है साथी आपका जो आपका लिटरेसी रेट है वो 92.28% है, 92.28%। जैसे मैं पूछूं साक्षरता में पहला राज्य कौन सा है, बताना जरा। साक्षरता में फर्स्ट स्टेट इन लिटरेसी, साक्षरता में जो पहला स्थान है साथी वो आता है आपका केरला का। और जो सेकंड आता है इसमें, सेकंड आता है वो आता है मिजोरम। कौन आता है, और इसीलिए केरला क्योंकि पहला है तो केरला से बहुत फैक्ट बनता है। कितना परसेंट है यहाँ पर, 94% है आपका। फिर आपका लक्षद्वीप आ जाता है, लेकिन लक्षद्वीप एक यूटी है। फिर आता है आपका मिजोरम, कितने के साथ में, आपका 91.58% के साथ में आता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं केरल में ये कुल साक्षरता दर है, पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है यहाँ पर, क्योंकि सबसे क्या बोलेंगे मेल का पूछा जाता है, यहाँ पर 96% के आसपास है। और जो फीमेल है यहाँ पर, फीमेल के लिए यहाँ पर 92% के आसपास में, लगभग में याद रख लेना। ओके, तो ये हमको पता होना चाहिए। सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है, सबसे कम लिटरेसी रेट किस राज्य का है, सबसे कम जो साथी लिटरेसी है, सबसे कम साक्षरता वो है आपका बिहार की। कितने प्रतिशत साक्षरता है बिहार में, बताना। तो बिहार में 61.80% साक्षरता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा आपका, क्या बोलेंगे, सर्वाधिक अंतर कहाँ पर है महिला और पुरुषों की साक्षरता में। सबसे बड़ा डिफरेंस, बिगेस्ट डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी, तो सर्वाधिक अंतर पुरुष और महिला में कहाँ पर है, तो सर्वाधिक अंतर आता है राजस्थान में। ठीक है, यहाँ महिला और पुरुषों की साक्षरता में जमीन आसमान का अंतर है, जो कि 27.85% होता है। मैं आपसे पूछूंगा भारतवर्ष का सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे साक्षर जिला। तो भारत का साथी जो सबसे साक्षर जिला, पहला और दूसरा दोनों बताना। सबसे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट आपका आता है, सबसे साक्षर जिला आता है इसमें आपका शेरछिप। कहाँ पर स्थित है शेरछिप, तो शेरछिप मिजोरम में स्थित है साथी। कहाँ पर है, मिजोरम में स्थित है, मिजोरम में, जिसमें कि आपका 97.91% का लिटरेसी रेट है। सेकंड पूछ ले इसमें, तो सेकंड आता है मिजोरम में ही आपका आइजोल। क्या बोलोगे, सेकंड आइजोल है। और सबसे कम साक्षरता कहाँ की है, सबसे कम साक्षर जिला जो है, सबसे कम साक्षर, सबसे कम लिटरेट जो साथी डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, तो वो है एमपी का अलीराजपुर। क्या बोलेंगे, अलीराजपुर है एमपी का, अलीराजपुर का। क्या बोलेंगे, जो कि यहाँ पर आपका 36.10% ही लिटरेसी रेट है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं साक्षरता की, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं साक्षर किसको माना जाता है, कितनी उम्र सीमा है साक्षर मानने के लिए। क्या जो बच्चा पैदा हुआ है एकदम से वो एकदम से पढ़ना सीख जाएगा, तो उसको कब साक्षर नहीं माना जाएगा, कितनी आयु पूरी कर चुका होगा, तो 7 वर्ष तक। याद रख लेना, क्या बोलेंगे, साक्षरता के लिए जो उम्र है, साक्षर होने की जो उम्र है साथी, वो मानी गई है आपका कितनी, 7 वर्ष के ऊपर के। ठीक है, पहले ये हुआ करता था कितना, 1991 तक ये होता था, 1991 तक ये होता था 5 वर्ष। क्या होता था, 1991 तक ये 5 वर्ष होता था। क्रिकेट पिच की मानक माप क्या है, क्रिकेट पिच का मानक माप, कितनी लंबाई होती है और कितनी चौड़ाई होती है, 22 गज गुणा 10 फीट होती है। कितनी होती है, 22 गज बोले या 20.11 मीटर बोले, और अगर चौड़ाई में बोले तो 3.05 मीटर कह सकते हैं। ये इसका मापक है। चौड़ाई पूछी जाती है मीटर में भी, फीट में भी, चौड़ाई पूछी, लंबाई पूछी जाती है गज में भी और मीटर में भी। अगर मैं पूछूं जो क्रिकेट का स्टंप होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, क्रिकेट स्टंप की साथी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, लंबाई बताओ, तो लंबाई होती है 72 सेंटीमीटर, और इंच में बात करें तो 28.8 इंच होती है, 8 इंच होती है। मुझे बताओ साथी आपका
जो स्टंप होता है, स्टंप की चौड़ाई कितनी होती है, तीनों स्टंप की कुल मिलाकर के, जैसे ये तीनों स्टंप है तो इन तीनों की चौड़ाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक, तो याद रख लेना ये 9 इंचेस होती है। कितनी होती है, 9 इंचेस ये होती है। ठीक है, अगर हम बैट की बात करते हैं, बैट की बात करते हैं तो बैट की जो साथी आपका लंबाई होती है वो कितनी होती है, मतलब हाइट भी कह सकते हैं इसको, तो लंबाई होती है बैट की आपका 38 इंच, और बैट की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, बैट कितना चौड़ा होता है, तो आप बोलेंगे 4.25 इंच होता है, यानी 4.25 इंचेस होता है, 4.25 इंचेस वो होता है, बैट की होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपसे पूछूंगा क्रिकेट की बॉल का वजन कितना होता है। क्रिकेट और हॉकी की बॉल जो है वो लगभग बराबर होती है, लेकिन ऑन्स में पूछ ले आपसे और एग्जाम में ऑप्शन ऑन्स में ही आ जाए, तो ग्राम में तो ज़्यादातर याद रखते हैं, तो क्रिकेट की बॉल का वजन होता है 5.5 से 5.75 आउंस होता है, आउंस। ठीक है, आउंस होता है, इसी को हम बोलते हैं 155 से लेकर के 163 ग्राम होता है भैया, 163 ग्राम होता है। ठीक है, और बॉल की अगर हम बात करें, बॉल में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बॉल का जो परिधि होता है, सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस कितना होता है, तो 8 सही 3/16, 3/16 से नहीं बनेगा, 13/16 से, यहाँ से लेकर के 9 इंच तक होता है, 9 इंचेस तक होता है। इसी को साथ ही क्या आपसे बोलते हैं, आपका 16/128 और 138 और 139/16, तो क्या बोलेंगे इसको, 224 से लेकर के 229 भी कहा जाता है। इंच तो आप जानते हो ना, एक इंच में क्या होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है, और एक सेंटीमीटर में 10 होता है, और सेंटीमीटर को आप में कन्वर्ट करें, यहाँ इसको सेंटीमीटर में, तो इसको बोल देंगे 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर। भी तीनों पूछे जाते हैं, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है एसएससी का जिनमें तीनों ना पूछे जाएं। क्रिकेट की बीट जो साथी आपका पिच है वो यहाँ से शुरू होती है, इधर अगर हम बात करें इधर यहाँ से शुरू होती है, तो क्रिकेटर के आगे एक लाइन होती है जिसके आगे खड़े होने पर वो स्टंप हो जाता है, या जहाँ तक नहीं पहुँच पाता है उसके बाद में रन आउट हो जाता है, तो ये वाली लेंथ कितनी होती है, ये वाली लेंथ बताएं, जहाँ पर जिससे आगे वो स्टंप हो जाता है, रन आउट हो जाता है, इसको बोलते हैं पॉपिंग क्रीज। क्या बोलते हैं, पॉपिंग क्रीज बोलते हैं, पॉपिंग क्रीज। और पॉपिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है आपका 4 फीट। क्या बोलेंगे, 4 फीट होती है, 4 फीट होती है। अब कुछ क्वेश्चन पूछें आपसे, मुझे बताओ भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसको ना पता हुआ करे वो फटाफट लिख लिया करो। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वो मोटेरा स्टेडियम है, जो कि अहमदाबाद का है। कहाँ का है, बोले भी फटाफट से कुछ क्वेश्चन बताएं। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे बड़ा स्टेडियम बताना है आपको, सबसे ऊंचा स्टेडियम बताना है आपको, भारत का बड़ा स्टेडियम, भारत का सबसे ऊंचा हाईएस्ट स्टेडियम आपको बताना है, तो ये सबसे ऊंचा स्टेडियम है धर्मशाला। क्या बोलोगे, जिसको हम बोलते हैं HPSA स्टेडियम, कहाँ पर है, वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे बड़ा कौन सा है, मोटेरा, मोटेरा जिसको नरेंद्र मोदी देश के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके नाम पर जाना जाता है। कहाँ पर है ये आपका, ये भैया अहमदाबाद में है। कहाँ पर है, अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पर है, वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है, गुजरात में। धर्मशाला कहाँ पर है साथी, हिमाचल प्रदेश में है। हम आपसे पूछेंगे एक तीसरा क्वेश्चन, विश्व की सबसे तेज आपका जो क्रिकेट ग्राउंड है वो कौन सा है, विश्व का सबसे तेज, यानी पिच ही कहा जाएगा वो, तो सबसे तेज पिच क्या बोलेंगे, सबसे फास्टेस्ट पिच कौन सा है, सबसे तेज पिच जो है आपका, तो तेज किस मैदान को कहा जाता है, वो है आपका पर्थ, जो कहाँ पर है बताएंगे, पर्थ, जिसको वाका ग्राउंड भी कहा जाता है। वाका ग्राउंड कहाँ का है भैया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का स्थित है। मैं आपसे भारत के अगर 3 स्टेडियम पूछ लूं तो क्या बोलेंगे, 3 स्टेडियम पूछ लूं, बोलेंगे भी फटाफट से। सर कल आपने किताब बताई लाइफ अपार्ट, नलिमा मुखर्जी, नहीं साथी प्रभा केहतान जी की थी, वो ऑटोबायोग्राफी है, मैंने खुद पढ़ा है उस पुस्तक को। ठीक है, हो सकता है देखो एक नाम से अधिक किताबें लिख ली जाती हैं, कोई बहुत चर्चित किताब ऐसी होगी जो नहीं भी लिखी गई होगी, तो आप एक बार, मैंने कहा ना दोस्त, इसके लिए सर्च कर लिया करो। आप लिखेंगे तो फिर डिस्ट्रैक्शन बनता है, अन्य साथियों को पता होता है, सिर्फ आप अकेले हैं जिनका वो डाउट है, बाकी लोगों का नहीं है, तो आपको वो लिखने की बजाय आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। आप कैसे सिलेक्शन लोगे मेरे दोस्त ऐसे, अगर आप इतना भी रिसर्च नहीं कर सकते हो। ठीक है सर, धर्मशाला पंजाब में है, तुमको उठा के पटक के ना मार दूं मैं पंजाब में,
फिर तुमको पकड़ के वहां तुमको दिखाऊं, ढूंढवाऊं तुमसे कि भैया सूंघ के बताओ किधर है यहाँ धर्मशाला। मान जाओ तुम। चलो चलो जी आगे बताएंगे। तुम इतने शैतान खोपड़ी क्यों हो, मुझे बताओ एक स्टेडियम मैं पूछूंगा, इकाना स्टेडियम कहाँ पर है, फटाफट से बताओ। इकाना, जिसको अटल स्टेडियम भी बोलते हैं, कहाँ पर है ये भैया? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। मुझे बताओ आप साथी, आपका अरुण जेटली स्टेडियम का पुराना नाम क्या था? तो किसके नाम पर था पहले? इसको अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर है? दिल्ली में। पुराना नाम क्या था इसका? फिरोजा शाह कोटला। फिरोजा शाह कोटला। मुझे बताओ चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? स्वामी जी तो भैया बंगले में रहेंगे, बंगले में, बंगलुरु में है, बंगलुरु में। एक दूसरा और स्टेडियम है जो बहुत परेशान करता है, उसका नाम है M.A. चिदम्बरम। ये दोनों नाम में कंफ्यूज होता है, याद रखना। स्वामी जी रहेंगे बंगले में। और रही बात किसकी? चिदम्बरम साहब की, तो ये चेन्नई में रहेंगे। क्या बोलोगे? चेन्नई में रहेंगे। चेन्नई। और चिन्ना के आगे अगर स्वामी आ गया तो बंगले में रहेंगे, बंगले में। रूप सिंह स्टेडियम बताओ कहाँ पर है? रूप सिंह स्टेडियम, जहां पर सचिन तेंदुलकर जी ने अपने 200 रन का रिकॉर्ड बनाया था, तो रूप सिंह स्टेडियम है ये आपका ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर में है, ग्वालियर में। ईडन गार्डन बताइए, ईडन गार्डन में कहाँ पर है साथी आपका? ईडन गार्डन है आपका कोलकाता में। कहाँ पर बोलोगे? कोलकाता में स्थित है, कोलकाता में स्थित है, ये हमको पता होना चाहिए। कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। डॉलर बहू निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसके द्वारा नहीं लिखी गई है? डॉलर बहू बताएं जी। डॉलर बहू किरण देसाई की है, अरुंधति रॉय की, सुधा मूर्ति की, अनुराधा रॉय की, अनुराधा रॉय की है। ठीक है, तो किन की है डॉलर बहू? भैया सुधा मूर्ति। इनके हस्बैंड का नाम बताओ। सुधा मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री मिल चुका है पहली बात तो इनको 2016 में, और पद्म भूषण इनको मिला था 2000, PB4 पद्म विभूषण। अभी बहुत चर्चा में आई थी 2024 में कौन सी लेखिका है जो राज्यसभा की सदस्य चुनी गई? राज्यसभा सदस्य ये चुनी गई थी। क्या राज्यसभा समझते हो ना? अपर हाउस। बताओ राज्यसभा किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 80 में आता है भैया अपर हाउस, जिसको उच्च सदन या क्या बोलते हैं हम आपका स्थायी सदन भी कहते हैं। 2024 में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई। इनकी बुक्स का नाम बताओ किसी एक का। एक बुक है इनकी 3000 स्टिचेस, यानी कि 3000 टाँके, 3000 स्टिचेस। एक इनकी बुक है महाश्वेता, महाश्वेता। और अभी 2025 में इन्होंने बहुत चर्चित बुक लिखी है द सर्कल ऑफ लाइफ। आने वाले एग्जाम्स में ये पूछी जाएगी, द सर्कल ऑफ लाइफ कब लिखी है? 2025 में उन्होंने लिखी है, 2025 में। अनुराधा राय ये भी साथी एक चर्चित लेखिका हैं, जिनकी किताब है स्लीपिंग ऑन जुपिटर। स्लीपिंग ऑन जुपिटर किसकी बुक है? तो ये है आपका किसकी? अनुराधा रॉय की। अरुंधति रॉय को तो सब जानते हैं, ठीक है। किरण देसाई, इनकी एक किताब बताओ, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किसकी बुक है? तो ये है साथी आपका किरण देसाई की। अरुंधति रॉय की किताबें बताएं। इनकी तो बहुत सारी किताबें पूछी जाती हैं, जैसे कि यूपी पुलिस में पूछा गया था मामूली चीजों का देवता किसने लिखी है? वो इन्हीं की है। कौन सी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। स्मॉल माने मामूली या छोटी, और थिंग्स माने वस्तुएं, तो मामूली वस्तुओं का देवता, ये किसने लिखी? हिंदी में पूछा था उन्होंने। अरुंधति रॉय की बुक है, ठीक है। और एक इनकी द डॉक्टर एंड सेंट, क्या? द डॉक्टर एंड सेंट इनकी बुक है। एक किताब इन्होंने लिखी है साथी आपका आज़ादी। क्या बोलेंगे? आज़ादी को लिखा है इन्होंने, बहुत चर्चित किताब है आज़ादी। ओके, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो गई आपका। सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति के जो हस्बैंड है बताओ कौन है? उनकी भी एक किताब है बहुत इंपॉर्टेंट, उनका नाम है, जिन्होंने कंपनी बनाई थी इन्फोसिस। इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक कौन है बताना? इन्फोसिस कंपनी के जो संस्थापक हैं वो इनके हस्बैंड हैं। तो इन्फोसिस कंपनी के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है भैया आपका नारायण मूर्ति। तो बताओ नारायण मूर्ति की जी कौन सी किताब है? नारायण मूर्ति जी की किताब का नाम है आपका, बड़ी चर्चित किताब है इनकी बुक का नाम है द विट एंड विजडम। क्या बोलोगे? द विट एंड विजडम किसकी बुक है? तो वो इनकी बुक है, द विट एंड विजडम। द विट एंड विजडम। नेक्स्ट है जी, भारत के संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका किसको बोलते हैं? प्रस्तावना को या प्रियम्बल को कहा जाता है। तो प्रियम्बल में जो शब्दावली लिखी गई है वो किस क्रम में लिखी गई है? यानी पहले वह शब्द आएगा, उसके बाद में वह शब्द, फिर दूसरा शब्द, फिर अन्य शब्द हैं। तो सवरीन शब्द क्या सबसे पहले आ जाता है?
आपका समाजवादी, तो हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, चल चल क्लास के बाद। तो प्यारे साथियों, हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं हमारे भाई, और अगर मैं कहूँ भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि परीक्षा होने के पहले से हम साथ में थे, नहीं भाई हैं अभी, तो अभी आवाज़ नहीं जाएगी आपकी। भैया का नाम है आपका सुधीर। मैं बात कराता हूँ, एक बार आप मिलिए। अच्छा, तुमने सीट तो लगा दी। अब ठीक है। उल्टा उल्टा ऐसे लगा। लग गया भाई, बड़ा मजा आ रहा है सर के साथ यहाँ। तो आज पहली बात तो मैं बता दूं, बड़ा सर दिल प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया दिल। हृदय की बात बता रहा हूँ हृदय की बात बता रहा हूँ, सर से मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है। और हिंदी हमने भी सर, अब तो सर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने लगे, ये छोड़ दिया शायद, ठीक नहीं किया, पढ़ानी चाहिए आपको। हिंदी साहित्य की वीडियो, हिंदी साहित्य जब मैं ढूंढ रहा था दरोगा के टाइम पे कि कहीं मिले हिंदी साहित्य, फ्री के कंटेंट की बड़ी आदत थी है ज़माने में, तो हिंदी साहित्य का मिला सर का यूट्यूब पे, अब दिया एक दिन में 6 पूरा छापा, फिर दोबारा देखा रिपीट करके, तो 2-3 बार देख डाली, बड़ा अच्छा कंटेंट लगा। तब से हम तो भैया मुरीद हो गए और लगातार बने रहे, इंस्टाग्राम और हर जगह देखते रहते हैं। हमारे नबी भैया हो गए हैं भाई, बार कर लिया इन्होंने, सरी हैं वैसे हमारे लिए, अब प्रेम में भैया हो गए बस। तो पोस्ट, हाँ पोस्ट सब इंस्पेक्टर 22 में जो वैकेंसी, 22 में आई थी ना, 22 में जो वैकेंसी, 21 में आई थी, 23 में, उस बैच के दरोगा हैं भाई हम। ये कमेंट और क्या क्या पूछ, पोस्ट तो बस ये है कि मोटिवेशन यही है तुम्हारे लिए, पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो मोटिवेशन के लिए, बड़ा मज़ा आएगा। ये कविता सुनो यार तुम, तो जब ये सितारे उतारे लग गए, नौकरी मिल गई, तब लिखी एक दिन। वैसे में जो हेटर्स है ना तुम्हारे पड़ोसी और रिश्तेदार, यहाँ भी होंगे, हेटर्स को लेके मैं कभी बोला नहीं, अपनी रहती है तक कि चल ऐसे कह दिया, इसका सिलेक्शन, ठीक है, ये तो ऐसी तैयारी, सब कुछ लाइनें निकली है ना। इनमें मैंने बताया है कि क्या क्या चीज़ें आपको झेलनी है, क्या क्या, और शुरुआत यहीं से होती है कि जो कहते थे हमें निकम्मा, उनको जीत मुबारक हो, और गलत देख असहा हमने सहे थे वार वाणी, हार कभी ना स्वीकार, और क्या था, हमने सहे थे वारों के पर हार कभी, जय चंदो मैथ भी है, तो का अलग मतलब है, ठीक है। तो तुम बताना कौन सा अलंकार है कि हमने रातें काली कर दी, मैथ रीजनिंग गणित लगाते भी किसी के प्यारे होते, हम भी तो बाबू कहलाते कि, नहीं आ रही क्या आवाज़? तो कविता नहीं पहुंची क्या इनके पास तक? सुनो कि जो कहते थे हमें निकम्मा, उनको जीत मुबारक हो, गलत देखते चुप्पी साधो, मेरा गीत मुबारक हो,
कि हमने सहे हैं वार वाणी के अपनों के, परायों के हार कभी ना स्वीकारी पर जय चंदों के जायों से। और हमने रातें काली कर दी मैथ रीजनिंग गणित लगाते, हम भी किसी के प्यारे होते, हम भी तो बाबू कहलाते। कि कितनी बार रिजल्ट देखकर रात रात भर रोए हम, मेरे साथ भी होगा, है ना? तो हारना नहीं है उस दिन। कितनी बार रिजल्ट देखकर रात रात भर रोए हम, कितनी बार रिजल्ट देख रातों सोए हम। इन कहाँ से मिला? कि हमने लड़ना जारी रखा, हमने लड़ना जारी रखा, मांझी दशरथ को सुन सुनकर पहाड़ रास्ता बना दिया। कि हमने लड़ना जारी रखा, मांझी दशरथ को सुन सुनकर, राम कृष्ण आजाद भगत और भगीरथ को सुनकर। आपके सामने खड़े हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचे, ये भी तो मोटिवेशन है। कि हमने लड़ना जारी रखा, मांझी दशरथ को सुन सुनकर, राम कृष्ण आजाद भगत और भगीरथ को सुन सुनकर। क्या मिला फिर? तन वर्दी सरताज विराज तपस्या कंधों पर, तन वर्दी सरताज विराजे और तपस्या कंधों पर। पार्थों का है सदा भरोसा अपने ही भुजदंडों पर, और अभिमन्यु पर झपट महारथी, ऐसी रणनीति मुबारक हो। मेहनत पे भरोसा करना, ये नहीं कि चोरी कर लो किसी और का पद के, यहाँ जुगाड़ वहाँ सिस्टम बिठा दिया, कैसे भी करके ये पद मिल जाए। अभिमन्यु पर झपट महारथी, ऐसी रणनीति उन्हें मुबारक हो। जो कहते थे हमें निकम्मा, उनको जीत मुबारक हो। गलत देखते चुप्पी साधो, मेरा गीत मुबारक हो। और जहाँ तलक है ध्वनि प्रज्वलित, मेरा स्वर सुन लो। देशभक्ति में डूबे साधु, संगीत मुबारक हो, ये संगीत मुबारक हो। तो बस इतनी बातें करनी थी मुझे, ये आप देख लेना। क्लास में विघन डाल दिया मैंने। मिलना था भैया से, देखो अब आपको भी तलब होती होगी कि भैया जो स्क्रीन के उस तरफ है, भैया कभी मिले हमसे, सामने रूबरू हो जाए। तो मैं भी भैया से मिलने चला गया, मैं यहीं से गुजर रहा था, फिर आशीर्वाद लेने। मैं निकल जाऊं? अभी आएंगे क्लास के बाद, फ्री हो जाएंगे। पढ़ लो भाई, जितना ज्ञान है ना लपेट लो पूरा। बहुत और बहुत अच्छा लगा होगा बच्चे को। जी भाई साहब, ठीक है, पक्का मिलते हैं। बहुत अच्छी ऊर्जा आप सब लोगों के पास तक पहुंची होगी। दरअसल में जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को सुनते हैं जो सिलेक्टेड हों, और सुधीर भाई के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं, मतलब वो अपनी जॉब के साथ में अपना एक मतलब बच्चों के लिए, वो अभी यूपी सब इंस्पेक्टर, तो बच्चों के लिए एक फिटनेस मॉडल की तरह भी हैं, और वो एक शायर भी हैं, अपनी कविताएं भी लिखते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है अभी वो आए और उनको बच्चों के साथ क्लास में मिलाया जाए। तो वापस आते हैं दोस्त, हमने क्वेश्चन पूछा कि उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है, तो कौन सी है, एक बार बताएंगे। हम सब करके वापस आएंगे क्लास पर, फोकस करेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। एक दिन एक अपने स्टूडेंट्स और मिलवाते हैं आपको, मतलब स्टूडेंट बहुत है, हम मिलवाते नहीं थे आपको, हम कहते थे ठीक है क्या मिलवाना है। अभी तो भैया आ गए, तो हालांकि मैं बचता हूँ ऐसी चीज़ों से कि आपका कोई, तुमने देखा ही होगा मुझको, मैं पॉडकास्ट वगैरह इन सब चीज़ों से बचता रहता हूँ, है ना। वो तो कभी मतलब अकस्मात कोई ना हो और कोई मजबूरी आ जाए तो मैं फिर मतलब आप सब लोग पुट करता हूँ, अदरवाइज आप मुझे देखोगे नहीं वहाँ पर। बाकी आप मुझे बता देना आपको किससे मिलना है, और ज़्यादातर मैक्सिमम अपने सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ही होंगे, अपने साथी होंगे, अपने भाई होंगे, आपको मिलवा देंगे, आप बताना कभी, ठीक है। तो बताएं, तो पहला क्रम एकदम से ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सवरीन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, यही क्या है, इनका क्रम है। अब मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताओ जो हमने प्रियम्बल को लिया है वो किस देश से लिया है, किस देश से प्रेरित है, क्या बोलेंगे। प्रियम्बल हमारा किस देश से आया है, तो ये देश से आया है आपका यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से इसको लिया गया है। अब मेरा क्वेश्चन ये होगा, अगर मैं पूछूं प्रियम्बल की जो भाषा है, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है साथी आपका ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से उसको लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और मुझे बताओ उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था, तो नेहरू जी ने पेश किया था। और वो डेट क्या थी, वो डेट थी 13 दिसंबर। डेट कौन सी थी भैया? 13 दिसंबर थी आपका 1946 जब इसको पेश किया गया था। लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया था, एक्सेप्ट कब किया गया था, वो डेट आपको बतानी है, कब उसको एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। तो दो चीजें पूछी जाती हैं, सीन 2 पर दिखाना भैया। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट से बताना,
कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, फटाफट से बताना है आपको। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रस्तावना शुरुआत किससे होती है? विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। भारत को, ये वो शब्द हैं जो अभी बताया, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को। कितने जस्टिस की बात की गई है बताओ जरा, कितने न्याय हैं भैया? 3 न्याय हैं। इंग्लिश वाले इधर देखते रहें, कितने जस्टिस की बात है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भैया ये आप लोगों को क्लियर है ना? थम्स अप कर देना 3। मैं आपसे पूछूं फ्रीडम कितनी बताई गई है इसमें, यानी कि लिबर्टी कितनी बताई गई है? तो लिबर्टी इसमें है आपका 5। कितनी लिबर्टी है? तो पूछे प्रस्तावना में कितनी लिबर्टी बताई गई है? 5। कौन कौन सी? विचार अर्थात थॉट, अभिव्यक्ति अर्थात एक्सप्रेशन, विश्वास अर्थात बिलीफ, धर्म अर्थात फेथ, और उपासना अर्थात वर्शिप। मैं आपसे पूछूं यहाँ पर समता, इक्विलिटी कितनी बताई गई है? इक्विलिटी, तो इक्विलिटी आप कहेंगे 2 बताई गई है। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की, यानी कि स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की आपको यहाँ पर बताई गई है, प्रतिष्ठा और अवसर। तो समता कितनी बताई गई है? आपका 2 बताई गई है। राष्ट्र की एकता शब्द को क्या कर दिया गया? आपका एकता और अखंडता, ये शब्द इसमें जोड़ दिए गए। बताओ कब जोड़े गए थे? क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कब जोड़े गए थे? निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? जो प्रियम्बल में नहीं है, प्रियम्बल में नहीं है। तो विचार की स्वतंत्रता आपने अभी देखी, क्या है? आप कहेंगे हाँ जी भैया बिल्कुल है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, लेकिन कहीं भी इकोनॉमिक फ्रीडम की बात नहीं की गई है। क्या बोलेंगे? अभिव्यक्ति है, विश्वास है, आपका धर्म है आपका, और उपासना की स्वतंत्रता है। तो 5 स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, 5 स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा, जो हमारी प्रस्तावना है इसको संविधान की आत्मा किसने कहा था? प्रियम्बल को सॉल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? सॉल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो संविधान की आत्मा इसको कहा था आपका किसने? ये व्यक्ति आपको बताने हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो कौन बताएंगे भैया? ठाकुर दास भार्गव जी हैं। ठाकुर दास भार्गव, बहुत कमाल बात। तो कौन है? भार्गव जी ने ये बात कही है। भार्गव जी ने मूव एंड सेलिब्रेट, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ये इस बार की थीम रही थी, ठीक है। शुभंकर कौन था बताना इस बार ओलंपिक खेलों में? जो शुभंकर मैस्कॉट होता है, तो मैस्कॉट था आपका द फ्रीज। क्या बोलेंगे? लाल टोपी वाले वो फ्रीज थे, ठीक है। और इस बार का जो साथी आपका आदर्श वाक्य रहा, इस बार का जो सेंटेंस था इनका, वो क्या था? गेम्स वाइड ओपन। क्या बोलेंगे? गेम्स वाइड ओपन, ये इनका स्टेटमेंट था। मुझे बताओ आईओसी अवार्ड किसको मिला? जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही रहेगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बनी थी? कब बनी थी? 1894 में बनी थी। जो आईओसी अवार्ड मिला था ये किसको दिया गया था इस बार? तो ये दिया गया अभिनव बिंद्रा को। किसको? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा की बुक बताओ, अभिनव बिंद्रा की बुक का नाम बताओ। तो क्या है इनकी? ए शॉट एट हिस्ट्री, 2008 के बीजिंग में, आपको पता होना चाहिए, शूटिंग में इन्होंने गोल्ड जीता था। अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा जो है साथी आपका, इनको मिला आपका, ये कौन से बने? सेकंड इंडियन बने। तो पहले भारतीय कौन है आईओसी अवार्ड पाने वाले? आईओसी अवार्ड पाने वाले ये थे आपका दूसरे। तो आईओसी अवार्ड पाने वाले पहले पूछे तो ये इंदिरा गांधी जी को मिल चुका है। ये कोई खिलाड़ी है? बस सम्मान में दे दिया इंदिरा गांधी। हमारे यहाँ जो खिलाड़ी को मिलना चाहिए वो किसी और को मिल जाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे इस बार? आप ये पढ़ लेंगे, थम्स अप करो। ये भैया हम एक अच्छा सा डेटा, एक पेज खाली रखेंगे और एक वीडियो देखेंगे कोई आपका, और उसमें से हम तैयार करेंगे। आदर्श सर का देख लेना। ये इस बार के 6 लोग हैं, 6 लोग हैं। तो एक ही ओलंपिक में देखो 2 जीतने वाली कौन बनी थी आपका? कांस्य। तो यहाँ पर देखो आपका कौन? ये मनु भाकर यहाँ भी थी और मनु भाकर यहाँ भी थी। एक ही ओलंपिक में 2 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई मनु भाकर, ठीक है। सबसे कम उम्र के, यानी कि युवा, 21 वर्ष की एज में, 21 वर्ष की एज में अमन सहरावत बन गए। एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? आज हमारी क्लास अगर भैया नहीं आते वो आपका क्लास में, तो परफेक्ट हो जाती 1 पॉइंट आपका 30 आवर में, 1.5 घंटे की रखेंगे, ओके। क्या बोलेंगे? जोको विडोडो या लूला दा सिल्वा प्रोबोवो सुबियांतो किस देश से आए हैं बताओ? इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया से हमारा बहुत पुराना संबंध है गणतंत्र दिवस के मामले में, कैसे बताना? इंडोनेशिया से। पहले मेरा क्वेश्चन बताओ, इस बार जो गणतंत्र दिवस पर झांकी निकली थी उसमें पहली झांकी कौन से आपका राज्य की रही थी, आपको बताना है। क्योंकि देखो जब 1950 में 26 जनवरी 1950 में हमारा पहला गणतंत्र दिवस था, तब भी साथी इंडोनेशिया से ही आए थे, सुकर्णो। कौन आए थे? सुकर्णो। ये साथी हमारे गेस्ट रहे हैं, अतिथि। सुकर्णो आए थे कहाँ से? इंडोनेशिया से।
मुझे बताओ दोस्त, आपका 1951 में कौन आया था? तो 1951 में आए थे आपका 1951 में आए थे आपका त्रिभुवन विक्रम साहा। कौन आए थे? त्रिभुवन विक्रम आए थे, जो कि कहाँ से आए थे? नेपाल से आए थे। कहाँ से भैया? नेपाल से आए थे। 1952 में कोई आया था क्या हमारे यहाँ पर? 1953 में हमारे यहाँ पर कोई आया था क्या? 2021 में हमारे यहाँ पर कोई आया था? 2022 में। ये ऐसे हैं जहाँ पर कोई नहीं आया है, याद रख लेना। और इस बार आ गए हैं आपका प्रोवो सुबियांतो आ गए हैं। ये कब आते हैं? गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर। अब मुझे बताएं, 26 जनवरी के 3 दिन बाद कौन सा समारोह मनाया जाता है? कौन सा समारोह मनाया जाता है? बोलेंगे भी फटाफट से बोलो भी फटाफट से, बोलो भी, बोलेंगे भैया। साक्षरता का आधार क्या 5 वर्ष 1971 में किया गया या 1991? दोस्त 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही 1991 में किया गया। आधार 1971 है, लेकिन किया गया 1991 में। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर मुझे बताएं क्या बोला मैंने? तो वो समारोह बनता है हमारा बीटिंग रिट्रीट समारोह। क्या बोलेंगे? बीटिंग रिट्रीट समारोह। किस दिन होता है बीटिंग रिट्रीट समारोह बताओ? तो ये होता है भैया 3 दिन बाद 26 जनवरी के, यानी कि 29 ऑफ जनवरी को होता है। गणतंत्र दिवस का समापन यही है, यानी कि हमारे देश में जो आपका गणतंत्र दिवस मन रहा है, रिपब्लिक डे मन रहा है, उसका साथ ही एक क्लोजिंग सेरेमनी होता है। ऐसे समझिए कहाँ पर होता है? ये होता है विजय चौक पर, नई दिल्ली में। कहाँ पर? विजय चौक पर होता है आपका, नई दिल्ली में। क्या बोलोगे? नई दिल्ली में होता है। अभी मैंने आपसे एक बात पूछी थी, इस बार 2025 में जो प्रथम झांकी आई वो कौन सी रही थी? तो आप सब करंट अफेयर्स में इसको पढ़ते हैं। पहली झांकी आई थी आपका यूपी की, जिसका क्या थीम था? जिस झांकी का थीम था आपका महाकुंभ 2025। क्या था? महाकुंभ 2025। महाकुंभ 2025 याद रखेंगे, ठीक? और आज का आपका होमवर्क है। और दोस्त होमवर्क से पहले मैं आपको बता दूं कितने दोस्तों ने ज्वाइन किया। सुबह सुबह आपका 11 बजे से इंग्लिश का भी आपका जो 20 सेट का आपसे प्रॉमिस किया है संजीव सर ने, तो उसको आप लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। तो जिन भी साथी जो भी एग्जाम ऐसा देने वाले हैं जिसमें इंग्लिश आती हो, तो आपको इंग्लिश से साथी कभी डरना नहीं है। अपनी प्रैक्टिस बनाइए सर के साथ में। कभी भी सर प्रोग्राम लेके आए तो उनके साथ में जुड़िए। आपको एक दिन एक विश्वास जुड़ेगा, और धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस जब बहुत बेहतर हो जाएगी, आपका विश्वास भी जब बहुत बढ़ जाएगा, प्रैक्टिस के साथ में ही बढ़ता है वो, तो आप देखना आप इंग्लिश में भी उतना ही कमाल करेंगे। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आज का आपका होमवर्क आपको दे देते हैं। पहली बार गणतंत्र दिवस जो साथी परेड थी वो कहाँ पर आयोजित हुई? मैंने आपसे कहा होमवर्क का आंसर देना मैंडेटरी है। इससे ना तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिल जाएगा, हमें कुछ मिल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ साथी आपका डिसिप्लिन को बिल्ड करता है, सिर्फ और सिर्फ आपका अनुशासन को ये नियमित करता है, अनुशासन को ये बनाता है, और आपको इसका आंसर देना है। बोलेंगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भी। देखो साथियों, एक बात तो, पहली बात तो चीयर्स करो और भारत माता की जय के नारे के साथ में उद्घोष करो। देखो बहुत सारी खबरें आएंगी साथी आप सब लोगों के सामने, बहुत सारी सूचनाएं आपके सामने आएंगी। युद्ध की स्थिति के लिए आप जानती हैं कि आज मॉक ड्रिल की बात थी कि भाई पूरा देश उसके लिए ड्रिल करेगा। और आप एक बार अपनी सेनाओं को कहीं भी, जिस तरह से भी आप अपनी संवेदनाएं भेज सकते हैं, जिस तरह से आप अपनी भावनाएं प्रेषित कर सकते हैं, तो आप सेना के लिए अपनी भावनाएं भेजना हमेशा किसी भी माध्यम से, और आप हर जगह इस बात के लिए उनको शक्ति देना। क्योंकि दोस्त पहलगाम पे जो हमला हो चुका है, वो पहलगाम में जो हमला हुआ था, जो आतंकवादी हमला हुआ था, वह अगर हम बात करें कि वहाँ जो खून बहा वो सिर्फ निर्दोष लोगों का नहीं था, वह हमारे सब्र का था, हमारे देश के, इस पूरे देश के सब्र का खून था, हमारी चुप्पी का था। और अब देश ने जवाब देना आप जानते हैं शुरू कर दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है ना, वो सैनिक कार्रवाई नहीं है, सिर्फ यह भारत की चेतावनी है उन तमाम दुश्मनों को कि अगर तुम हमारी सरहदों को लांघते हो और अगर तुम हमारी जमीनों पर आकर के किसी भी प्रकार की ऐसी आतंकवादी कार्रवाई करते हो, तो हम तुमको घर में घुस के मारेंगे। ये ऑपरेशन साथी एक संदेश है कि भारत अब सिर्फ मोमबत्ती नहीं जलाएगा, अब गोलियों का जवाब गोलियों से दिया जाएगा, और साथ ही और भी जबरदस्त तरीके से दिया जाएगा। अब गोलियों का जवाब नीतियों से भी सरकार देगी। अब हमारे वीर सैनिकों के हाथ बंधे हुए नहीं हैं। अब उन्हें आदेश मिल चुका है कि दुश्मन जहां कहीं पर भी खड़े हुए हैं,
दुश्मन जहां कहीं पर भी बैठे हुए हैं उनको ढूंढो और ढूंढ करके उनको मारो। ये साथी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों की भावनाएं इस समय पर हमारे देश की जो सेना है उसके साथ में हो जानी चाहिए, और हमारी ये भावनाएं हमारे देश की सेनाओं के साथ में है। और याद रख लेना, हमारे देश का अगर कहीं भी एक कतरा भी किसी व्यक्ति का बहेगा तो उससे कई गुना कतरा फिर हम उन आतंकवादियों का बहाएंगे। और ये हमारा विश्वास है हमारी सेना के ऊपर कि इस देश की तरफ से वो सेना इस कार्यवाही को करेगी, और इस भारतवर्ष के किसी भी व्यक्ति को कभी भी जब जरूरत पड़ेगी, हमारे देश को जब जरूरत पड़ेगी, तो हमारा इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के साथ में विश्वास है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर के उठ खड़ा होगा। और किसी भी कार्रवाई के लिए साथी हम हमेशा किसी भी समय एनी टाइम हम तैयार रहेंगे अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए। तो बोले जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, नमस्ते, मिलते हैं कल, थैंक यू।